बीपी बहुत अनस्टेबल रहने लग गया, शुगर बहुत हाई चला जाता है। ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, एक दिन में नहीं होता है। टीबी हो गई है तो ये कब होती है? हाँ, जो गंभीर बीमारियां हैं, जो परेशान करती हैं, ये सारी बीमारियां, इनकी जड़ें पैदा होती हैं कब? 25, 20, 25, 30 इस बीच में। क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति इस उम्र में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। एक तो युवा रहता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, जो मिल गया खा लिया, सुबह से शाम तक भाग रहा है, सेहत का ख्याल नहीं रखता। और छठा हाउस उसकी सेहत में वो बीमारियां पैदा कर देता है जो कि समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि हमारी जो सनातन संस्कृति थी उसमें 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य आश्रम था और उसके बाद गृहस्थ का पहला चरण था। मतलब 25 साल व्यक्ति बिल्कुल फुल्ली एकदम, जैसे कहते हैं ना, अनुशासन में जीना, दूध पीना, जंगल में रहना, पैदल चलना, लकड़ियाँ काटना, झोपड़ी बनाना, गायों को चराना, संध्या पूजा करना, एकदम उसकी डेली एक्सरसाइज होती थी। तो 25 साल तक जब आप ऐसे रहेंगे, 25 साल की जब आप ट्रेनिंग लेंगे, तो उसके बाद आपके जीवन में बीमारियां होंगी नहीं। तो 6th हाउस दूसरा क्या बताता है? पहला बताया शत्रु और दूसरा बताया रोग। और आपको जान करके खुशी होगी कि रोग भी हमारा शत्रु है। रोग भी क्या है? शत्रु है। तीसरी चीज है भय, डर। आपके जीवन में, और जब मैं आपको मीडियम लेवल की क्लासेस लूँगा आपकी, या एडवांस लेवल का जब मैं पढ़ाऊँगा, अभी तो फंडामेंटल्स जान रहे हैं, तब मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, ऐसे सूत्र बताऊँगा, आप लाजवाब हो जाओगे सुन करके। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये अभी तो हम लोग इन्हें डिब्बों को पढ़ रहे हैं, चाहे जीरा है, ये ऐसा काम करता है, इसका ऐसा फ्लेवर होता है, इसका ऐसा टेस्ट होता है। जब बनेगी ना इनसे रेसिपी, दुनिया भर की रेसिपियाँ बनाएंगे, तब आपको लगेगा अरे ये तो बड़ी गजब की चीज़ थी। तो डर, अब आपको लगेगा डर क्या ही देखेंगे, डर से क्या ही देख लेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना पोटेंशियल इसलिए नहीं टच कर पाता क्योंकि वो डरता है। आपके जीवन से अगर डर समाप्त हो जाए ना, तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी हो। और महाकाली की जो उपासना है वो भारत में इसीलिए की जाती थी कि वो व्यक्ति को निर्भय करती थी, निर्भय कर देती है। तो जिस व्यक्ति के दिमाग, और किसका डर? शत्रुओं का डर नहीं, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, मैं कैसे शुरू करूंगा इसका डर, मैं आज तो पढ़ लूंगा कल पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ूंगा इसका डर। अगर आपके जीवन से डर समाप्त हो जाए तो आप तो वो करोगे जो आपको करना है, आप मस्त जियोगे, किसी को कुछ भी लगे, 4 लोग जो कहें। एक मैं कहावत पढ़ रहा था अभी उस पर सोशल मीडिया पर कि 4 लोग मुझे कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है मैं उन्हें पीट दूंगा। तो जिस आपके मन में जब ऐसी भावना आ जाएगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तब आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हो जाएंगे। और ये पता करने के लिए कि वो व्यक्ति अंडर प्रेशर कैसे काम करता है, वो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करता है, वो व्यक्ति डर की स्थिति में कैसे व्यवहार करता है, ये आपका छठा भाव बताता है। छठा भाव बताता है आप डरते कितना है। और क्या है? कलह, तनाव, आपकी लाइफ में मैस कितना रहेगा, आपकी लाइफ में दिक्कतें कितनी रहेंगी, परेशानियां कितनी रहेंगी, तनाव कितना रहेगा, आप कितनी टेंशन से गुजरेंगे। और ये सारी बीमारियां ही हैं, डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी, ये सब बीमारियां हैं। ये रोग वाले सेक्शन में ही आ गई। और क्या है? मुकदमे। भाई शत्रु होंगे तो मुकदमे भी होंगे। व्यक्ति के जीवन में कितनी मुकदमेबाजी होगी, कितनी पुलिस से उसका पाला पड़ेगा, कितने उसके लड़ाई झगड़े होंगे, ये सारी चीज़ें बताता है आपका 6th हाउस। और मामा और मौसी, मैं संबंधों का भी बताऊंगा पूरे चार्ट में बाद में। आपको मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ।
जब मैं प्रारंभिक दिनों में ज्योतिष पढ़ता था तो उन दिनों में मुझे बड़ा शौक था लोगों के हाथ देखने का, लोगों की जन्मपत्री देखने का। मुझे अच्छा लगता था और लोग बाग जिन्हें पता चलता था वो लोग दिखाते भी थे। ये बात होगी शायद 2014 या 15 के आसपास की, आज से 10-11 साल पहले। मैं अपने मामा जी के यहाँ गया हुआ था और वहाँ पर मेरे मामा जी के बेटे ने अपनी जन्मपत्री दिखाई, मेरे मामा जी के बेटे ने। मैंने उस बच्चे की जन्मपत्री देख करके, मतलब वो मेरी उम्र का है, मेरे से 1-2 साल छोटा होगा, मैंने उसकी जन्मपत्री देख करके उसके मामा जी, उस बच्चे के मामा जी के बेटे के पेट में कोई चीज़ बन रही है ये बता दिया था। और उन्होंने 1 हफ्ते बाद चेकअप कराया तो उसके पेट में मांस का एक टुकड़ा बन रहा था जिसे ऑपरेट करा करके निकलवाया। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा दैवज्ञ हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने वो इसी कैलकुलेशन से देखा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना करेक्ट आप जा सकते हो। कैसे जाओगे? छठा भाव दिखा रहा है मामा। छठा भाव क्या दिखा रहा है? मामा और मौसी। भाई इसमें पुल्लिंग रहूंगे तो मामा, स्त्रीलिंग रहूंगे तो मौसी। सिंपल है। छठा भाव मामा है तो अभी सुनना बस खाली, है ना, वो बाद में बताऊंगा भाव से भाव। छठा भाव मामा है और 5वां भाव क्या है? पुत्र है। अभी पढ़ा ना हमने, 5वां भाव पुत्र है। तो छठे से 5वां मामा का पुत्र हुआ। क्या समझे? 6th से 5th काउंट करो भाई। छठा भाव हुआ, छठे से 5वां कौन सा हुआ? 6, 7, 8, 9, 10। 10वां भाव क्या हुआ? मामा का बेटा। देख लो, चेक कर लो, निकल जाएगा, है ना। मामा के पास कितने पैसे हैं? छठे से दूसरा। मामा की अपने भाइयों के साथ बनती है कि नहीं बनती है? छठे से तीसरा। तो कुल मिलाकर के, अभी वहां नहीं जाना, लेकिन आप एक व्यक्ति की कुंडली उठा करके उसके पूरे कुटुंब का विवरण आप दे सकते हो, बच्चों का दे सकते हो, परिवार का दे सकते हो। आप जैसे ऐसे अभ्यास करेंगे आपको आएगा। तो क्या देखेंगे? मामा और मौसी। इसके बाद इससे भी देखते हैं नौकर चाकर। नौकर चाकर एक और से देखा था हमने, बताओ कौन सा था वो? बताइए बताइए। हाँ अखिल जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए। तीसरे भाव से देखेंगे, तीसरे भाव से नौकर चाकर देखेंगे। और ये कौन सा भाव है? आपको याद हो, अभी मैंने आपको 3 भाव बताए थे, 3, 6, 11 बताए थे ना। आपको तीसरे छठे में कुछ सिमिलर लग रहा है? जो हम बातें कर रहे हैं उसमें कुछ सिमिलरिटी है? तीसरे में भी हमने बताया था बल है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है ना, ऐसा बताया था ना। भुजाएं हैं। छठे में भी वही सब है, मुकदमा है, नौकर चाकर हैं, उसमें भी नौकर चाकर थे। तो सिमिलर एनर्जी को कैरी करते हैं, लगभग सिमिलर एनर्जी को कैरी करते हैं। और अब फिलॉसफी समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में बस ऐसे ही बोल दिया कुछ भी कि तीसरे में पाप ग्रह बैठ करके। क्यों? जब आपके जीवन में आएगा ना, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो जवाब मिलेगा। भाई बल का उपयोग कौन ज्यादा कर सकता है? बल का इस्तेमाल, पराक्रम का इस्तेमाल, साहस का। आप किसी सीधे सच्चे आदमी को, बेचारे को युद्ध भूमि में भेज दो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, और किसी प्राइमरी के मास्टर को वहां भेज दो, तो क्या करेगा बेचारा? पिट के आएगा, है ना। वहां कैसा आदमी चाहिए? वहां चाहिए कोई गुस्से वाला। इसी तरह मुकदमेबाजी में, शत्रुओं में, लड़ाई झगड़ों में कैसा व्यक्ति चाहिए? मजबूत आदमी चाहिए, रफ एंड टफ आदमी चाहिए। तो वो काम कौन करेंगे? पाप ग्रह। वैसे काम के लिए मंगल तैयार है, वैसे काम के लिए शनि बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु, उन्हें आनंद आता है ऐसे काम करते हुए। तो इसीलिए 3, 6 और 11
अभी 11 पे जाएंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पाप ग्रह बैठ करके इसलिए शुभ फल देते हैं क्योंकि ये भाव उनके नेचर के सिमिलर है। यहाँ वो खुद को सहज महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। एक गुस्से वाला आदमी अगर फौज में चला जाए तो अच्छा काम करता है, ठीक है। तो क्या समझा हमने? हाँ, नौकर चाकर। और क्या पता चलता है? गुप्त रोग, किसी व्यक्ति को गुप्त रोग हो। अब गुप्त रोग क्यों देखेंगे भाई, इससे ये भी समझिएगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, हम खुल के बात करें, ठीक है। क्योंकि देखो मेडिकल की पढ़ाई में और ज्योतिष की पढ़ाई में ये हमारे कंटेंट का हिस्सा है, इसे समझेंगे तो आगे समझा पाएंगे, ठीक है। जिस व्यक्ति को पाइल्स हो, जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का गुप्त रोग हो, वो किससे देखेंगे? हम छठे भाव से देखेंगे। क्यों देखेंगे ये समझिएगा। क्योंकि जब हम काल पुरुष के अंगों का विवरण कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि चतुर्थ भाव है पेट, है ना। पंचम भाव फिर नीचे का पेट आ गया जिसमें हमारी आंतें हैं और चीज़ें हैं। और जैसे आप छठे भाव पर आएंगे तो हमारे गुप्तांग आ जाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में उसको किसी प्रकार, और एक और चीज़ विशेष रूप से, जब आप किसी स्त्री का चार्ट रीड कर रहे हो, और आमतौर पर क्योंकि अभी आप उस फील्ड में नहीं है, अभी आप नहीं देते कंसल्टेशन, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा विषय है। स्त्रियों में से लगभग 30 से 40% स्त्रियों को गुप्त रोगों की संभावना रहती है, मासिक धर्म में दिक्कत रहती है, डिसबैलेंस रहता है, इस वजह से उनकी हेल्थ बड़ी कमज़ोर रहती है। और विशेष रूप से जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, जो रूरल एरिया से आती हैं, जहां पर एजुकेशन और हेल्थ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है, तो उन स्त्रियों को कंसल्ट करने के लिए आपको उनका 6th हाउस और 7th हाउस ये अच्छे से रीड करना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए कोई स्त्री आई, उसने आपको कहा जी मुझे थकान रहती है, सर में दर्द रहता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ, भूलने की बीमारी हो गई। अब आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? सर में दर्द रहता है तो 1st हाउस देख लीजिए, है ना। कान में दर्द रहता है 3rd हाउस देख लीजिए। नहीं, स्त्रियों का जब आप हेल्थ का चार्ट रीड कर रहे हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो 6th और 7th हाउस सबसे पहले देखिए कि किसी प्रकार की आपको इंटरनल बॉडी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम ये समझे कि 6th हाउस क्या बताएगा? हमारे गुप्त रोगों के बारे में बताएगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर मैं रिपीट कर देता हूँ, जातक के शत्रु, जातक का रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामा मौसी का सुख, नौकर चाकर, गुप्त रोग, ये सारी चीज़ें हम लोग 6th हाउस से देखते हैं। 2 हाउस बचे हुए हैं। किसी का कोई प्रश्न, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, हमारे संवाद में कोई समस्या हो रही हो, जी बताइए। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो अगर हमें इस तरह का हमारा कोई प्रश्न है कि, और ये जेन्युइन प्रश्न है कि आदमी के मन में आता है कि मैं अपने जीवन में कोई हत्या तो नहीं करूँगा, ऐसा प्रश्न आना चाहिए कि भाई मेरे हाथ से कोई किसी प्रकार का हत्या तो नहीं है, या फिर मेरी हत्या तो नहीं होनी, अकाल मृत्यु होनी हो कि मैं शत्रुओं के द्वारा मारा जाऊं, ये प्रश्न आ सकता है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्न का विचार इससे होता है, ठीक है। कैसे देख सकते हैं बताएंगे बाद में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हमारे एक टीचर थे राजा रामचंद्र पाठक, वो अभी BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो मित्र भी थे, हमारी उम्र के हैं, हमने उनसे पढ़ा। वो जब हमें पढ़ाया करते थे तो वो एक बात बोलते थे कि जब स्टूडेंट्स बिल्कुल शांत हों तो उसके 2 मतलब समझें। एक, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, और दूसरा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग ये क्लियर कर देना कि आप पहले वाले हो या दूसरे वाले हो,
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस ये मुझे बड़ा प्रभावित करता है। देखिए, ज्योतिष किसी के लिए हो सकता है कि कोई चमत्कार हो, किसी के लिए हो सकता है आय का साधन हो, किसी के लिए हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को चेंज करने का उससे तरीके ढूंढता हो। मेरे लिए, जैसे मैं बचपन में आप कभी डिजिटल वर्ल्ड गए? जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, 4-5 साल के थे, 5 साल के थे, या मेले में जाते थे, माता पिता को बोलते थे मेले में जाना है। बच्चे के लिए मेला अलग होता है, मतलब वो एक सपनों की दुनिया होती है, रंग बिरंगा, पूरी खिलौने की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, झूले हैं। मेरे लिए ज्योतिष ऐसा है। जब मैं ज्योतिष में प्रवेश करता हूँ, जब मैं ज्योतिष में गहराई में उतरता हूँ, 7वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये आपके जीवन के उन फील्ड को टच करता है जिन्हें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों ने कभी ये सोचा कि आपको शूटिंग करनी चाहिए? जो राइफल शूटिंग होती है ना, बड़ी अच्छी होती है। आप में से कितने लोगों ने सोचा कि आपको जीवन में घुड़सवारी करनी चाहिए? अच्छा, ठीक। आप में से कितने लोगों ने ये सोचा कि आपको साउथ अमेरिका की यात्रा करनी चाहिए? आप में से कितने लोगों ने सोचा कि आपको दुनिया के जो रेयर फ्रूट्स हैं उन्हें टेस्ट करना चाहिए? ये वो दुनिया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष उस पूरी दुनिया को आपके सामने खोल के रख देता है। वो बताता है, देखो आपकी संभावना यहाँ तक है, आप इस कमरे में बंद हो, इस घर में और 2000 कमरे हैं जिन्हें आप घूम सकते हो, और आपके पास उनकी चाबियाँ हैं, लेकिन आप कभी खोल ही नहीं रहे। तो ज्योतिष बहुत सुंदर है, और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको सैर कराऊंगा इस दुनिया की। 7वां भाव, 7th हाउस को हम एक शब्द में यदि कहें तो 7th हाउस है आपका पार्टनर, 7th हाउस आपका जीवन साथी। तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? विवाह। व्यक्ति का विवाह होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, किससे होगा, कितने दिन चलेगा, विवाह के बाद आप सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपकी पत्नी सुखी रहेगी या नहीं रहेगी, आपका विवाह आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं 7th हाउस से। पत्नी गोरी होगी या सांवली होगी, पत्नी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो बनावट है, जो कदकाठी है, लंबी होगी, हेल्दी होगी या स्लिम होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं 7th हाउस से। आकृति कैसी होगी, रंग कैसा होगा, उनकी एजुकेशन कैसी होगी, उनकी समझदारी कैसी होगी, और मैंने शुरू में क्या कहा था? जीवन साथी। तो यदि स्त्री का देख रहे हैं तो वही चीज़ें पति पे अप्लाई हो जाएंगी कि पति कैसा होगा। तो इसलिए 7th हाउस से हम देखते हैं लाइफ पार्टनर को। इसके बाद 7th हाउस से हम देखते हैं जीवन साथी का स्वभाव, जो मैंने अभी आपको बताया। एक और महत्वपूर्ण विषय हम लोग 7th हाउस से देखते हैं, वो है बिजनेस। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो व्यापार करते हैं या फिर व्यापार के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनका व्यापार कैसा चलेगा, किस चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में कब कब लाभ होगा, कब हानि होगी, व्यापार में पार्टनर बनाएं या अकेले करें, व्यापार किस दिशा में करना चाहिए, व्यापार किस वस्तु का करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताता है आपका 7th हाउस। इसके बाद 7th हाउस बताता है आपका पार्टनरशिप, जैसा मैंने बताया। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताता है, और ये बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब ये सूत्र बड़ा अच्छा है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये सूत्र आपने देख लिया तो आप उसकी लाइफ को चेंज कर सकते हो एक सूत्र से बस। और
मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये 101% काम करता है। क्या है? बहुत सारे लोगों के जीवन में एक योग होता है कि उनकी जन्मस्थली में उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। भाई जहाँ मैं पैदा हुआ, अगर मैं उसी घेरे में काम करूँगा, मान लीजिए मेरा जन्म हुआ है सहारनपुर में और मैं सहारनपुर में ही रह रहा हूँ और सहारनपुर में ही काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों के जीवन में ऐसा योग होता है कि उनके होम टाउन के आसपास में अगर वो काम करेंगे तो सफलता के चांसेस कम हैं। ऐसे लोगों को प्रवास में सफलता मिलती है। वो अपने घर से जितना दूर जाएंगे उनको उतनी सफलता प्राप्त होगी। और इसके जीवंत उदाहरण आपके आसपास घूम रहे होंगे। कुछ लोग होंगे वो अपने घर से दूर चले गए तो बढ़िया काम चल गया उनका, आसपास रह रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था। और संयोग से ये जो योग है वो मेरे कुंडली में भी है। और मैंने ये कोशिश करके देखी कि मैं अपने होम टाउन के पास जा कर के, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हम लोग यज्ञ करते हैं, भगवान की कृपा से ठीक ठाक यज्ञ करते हैं, लेकिन मेरे मन में कई बार ये विचार आया कि क्यों ना मैं उस स्थान पर भी एक यज्ञ करूं जहां मेरा जन्म हुआ, जो मेरी जन्मस्थली है। 3 बार मैं उसका विचार बना चुका, लेकिन तीनों बारों में वो सफल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि फंड की कमी है या किसी और चीज़ की कमी है, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ज्योतिषीय योग ये है कि मेरे जीवन में मैं जितना प्रवास में जाऊंगा, मैं अपने घर से भी 100 किलोमीटर दूर हूँ, तो जितनी सफलता मुझे प्राप्त हो रही है, मैं और 100 चला जाऊंगा तो वो बढ़ जाएगी, 1000 चला जाऊंगा तो और बढ़ जाएगी। तो ये किससे देखते हैं हम? 7th हाउस से। यदि 7th हाउस में प्रवासी ग्रह का योग बन जाए, प्रवासी ग्रह कौन सा होता है? अगर आप लोग हमारा इंस्टाग्राम देखते हैं तो आजकल हम प्रवास पे खूब सारी वीडियो डाली हमने कि प्रवास के योग हैं, इस राशि के प्रवास के योग हैं, इस राशि के प्रवास के योग हैं। जिस ग्रह ने अभी परिवर्तन किया, जो ग्रह अभी मार्गी हुआ, कौन सा ग्रह है? शनि। शनि हुआ है मार्गी, तो शनि ग्रह प्रवास का योग बनाता है, राहु प्रवास का योग बनाता है। तो ये दोनों ग्रह क्या करते हैं? प्रवासी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 7th हाउस से कोई भी ऐसा ग्रह जो प्रवास का योग बनाता हो, वो जुड़ा हुआ हो, तो आपके जीवन में आपको प्रवास से सफलता प्राप्त होगी। ये बड़ा भयंकर सूत्र बता दिया मैंने आपको, ठीक? इसे नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कोर्ट कचहरी प्रकरण में यश और अपयश। अब देखिए फिर से ज्योतिष का चमत्कार देखिए। कोर्ट कचहरी की बात कौन से भाव से करी थी बताइएगा? कौन बताएंगे? कोर्ट कचहरी में जी सेतु जी बताइए। ओके, 6th हाउस से हमने देखा था लड़ाई झगड़ा मुकदमे कोर्ट कचहरी। और 6th हाउस से जो 2nd हाउस है वो 7th है, ठीक है? हमेशा आप देखिएगा ज्योतिष में एक नियम होगा कि भाव से भाव हम लोग पढ़ेंगे ना जब, तुम समझेंगे आप। जिस भी भाव की हम बात करते हैं ना, उससे 2nd भाव जो होता है ना, वो उसका आउटकम होता है। समझ गए? जैसे 4th हाउस है, 4th हाउस का आउटकम क्या है? 5th। भाई जिसके घर में जमीन जायदाद ठीक ठाक होगी वो अच्छी पढ़ाई करेगा। हायर एजुकेशन कौन अच्छी लेगा? जिसके पास संपत्ति ठीक है, घर बार ठीक ठाक है। जिसकी हायर एजुकेशन अच्छी होगी, जो पढ़ने लिखने में बढ़िया होगा, उसके जीवन में अड़चनें ज़्यादा होंगी, स्ट्रगल ज़्यादा होगा। तो 5th से 6th में चले जाइए। 5वां जिसका अच्छा होगा उसका 6ठा भी क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। फिर 6ठे में जिसके यहाँ कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी ये सब कुछ होगा, 7th हाउस बताएगा कि उस मुकदमेबाजी में उसको जीत मिलेगी कि हार मिलेगी। समझ गए? तो किसी का अगर मुकदमा चल रहा हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो कौन सा भाव देखेंगे? वो पूछने आया कि जी 6 साल से मुकदमा चल रहा है, अब जजमेंट आने वाला है, जज साहब ने तारीख दे दी, क्या होगा बताइए?
तो कौन सा बताएगा? 7th हाउस बताएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे देखते हैं हम? 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस इन, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। विवाह, जीवन साथी, व्यापार, पार्टनरशिप, प्रवास, कोर्ट कचहरी, प्रकृति में यश अपयश आदि। और एक शब्द में यदि इस भाव के बारे में बात करें तो इस भाव का नाम है विवाह या जीवन साथी का भाव। ठीक, 7 हाउस हमारे कंप्लीट हो चुके, 8वें हाउस की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न करना है? क्योंकि अभी हमारे पास समय है, हमारा 8वां भाव जल्दी हो जाएगा। तो किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो या कुछ जिज्ञासा हो मन में, कुछ भी पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं हम लोग। जो अभी तक हमने पढ़ा उतने में आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो या आपको रिवाइज करने में कोई समस्या हो रही हो, जी अखिल जी बताइए। ठीक है, 6th हाउस से हमने बताया कि क्या आपके जीवन में मुकदमेबाजी होगी। जैसे मान लीजिए मैं ही पूछूं, मैं किसी ज्योतिष के पास गया और मैंने पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि मेरी लाइफ में कोई लड़ाई झगड़े की संभावनाएं हैं, कोई कोर्ट केस का चांस है कि ऐसा कुछ हो, या मेरा जीवन साफ सुथरा रहेगा या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जब ये मैंने पूछा तो ये बताने के लिए ज्योतिषी कौन सा भाव देखेगा? 6th हाउस। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब मैं दूसरा प्रश्न करने गया। मैंने ज्योतिषी से पूछा कि गुरुजी मेरा एक मुकदमा चल रहा है। ठीक है, अब वो मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है, मेरा एक झगड़ा हो गया था, उसका मेरा मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे में मुझे सफलता मिलेगी या नुकसान होगा? जब मैं ये सवाल करूंगा तो ज्योतिषी कौन सा भाव देखेगा? सिंपल। ठीक है, आउटकम निकालने के लिए 7वां भाव है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने कल मैंने आपको एक बात कही थी कि हर ज्योतिषी का कोई एक फेवरेट ग्रह होता है, एक फेवरेट भाव होता है। और मैंने ये भी बताया था कि शुरुआती दिनों में मेरा फेवरेट भाव था 3rd हाउस, तीसरा स्थान। लेकिन कुछ समय के बाद वो चेंज हो गया और जो मेरा फेवरेट भाव बना वो भाव है 8वां स्थान। 8वें स्थान के बारे में लोग बात नहीं करते, और मुझे लगता है कि ज्योतिष की कक्षाओं में जिस भाव पर सबसे कम बात होती है वो 8वां स्थान है। 8वें स्थान को ऐसे सोचते हैं कि उसमें कुछ है भी नहीं। वैसे अगर ऊपर के तौर पर देखा जाए, जब मैं अभी बताऊंगा आपको तो आप लोग कहोगे कि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब मैं उसकी दुनिया में प्रवेश कराऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप कहोगे कि यह सबसे अच्छा भाव है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वें स्थान का, 8वें भाव का, 8th हाउस का जो नाम है उसे बोलते हैं डेथ, अर्थात मृत्यु। 8वां स्थान क्या है? मृत्यु का स्थान है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या देखते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, व्यक्ति की उम्र कितनी होगी। ये देखने के लिए हमें कौन सा स्थान देखना पड़ेगा? 8वां स्थान देखना पड़ेगा। 8वां स्थान अच्छा हो, व्यक्ति लंबा जिएगा। 8वां स्थान खराब हो, व्यक्ति की आयु कम होगी। एक और बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप आगे लोगों को भी कन्फ्यूज ना करें। जितना मेरा अनुभव है और जितना मैंने ज्योतिष की दुनिया में जितना मैंने पढ़ा, सीखा, समझा, मेरे हिसाब से आपके ऊपर कोई अलौकिक कृपा हो, आपका पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध ही ऐसा हो कि आपको कुछ अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ, या संतों की कृपा हो जाए, या सिद्धि हो जाए, देवता की कृपा हो जाए, तो बात अलग है। नहीं तो मेरा निवेदन है किसी का भी आयु विचार करने से बचना। ठीक है, आयु विचार बहुत गंभीर चीज है और मुझे नहीं लगता कि आयु विचार ज्योतिषी बहुत मोटे तौर पर तो नहीं कर पाता है।
दो चार चीज़ें ईश्वर ने अपने हाथ में रखी, जन्म मृत्यु यश अपयश, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी, वो हमारे हाथ में दी नहीं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा। बाकी एक जिज्ञासु होने के नाते उसे पढ़िए, उसे सीखिए, उस पर प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल्स देखिए, है ना, उस पर काम करिए। लेकिन मेरी ये सुझाव है कि किसी को भी ये कहने से बचिएगा कि इसकी अल्पायु है, इसकी पूर्णायु है। ठीक है, आप उसके ग्रहों के बारे में बता सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि देखो इसके ग्रह ऐसे हैं कि ये बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, है ना, इस तरह से करके आप बता सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर था छोटा सा। इसके बाद आयु निर्धारण, व्यक्ति की आयु कितनी होगी, ग्रहों के बल के आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होकर के अष्टम स्थान में चला जाए, चंद्रमा बलहीन होकर के अष्टम स्थान में चला जाए, ऐसे व्यक्ति की डूबने से मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, पानी में डूबने से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे बच्चे को या ऐसे व्यक्ति को हम लोग सुझाव देते हैं कि भैया पानी में तैराकी मत करिएगा, पानी से बच कर रहिएगा। वहीं यदि अष्टम स्थान में राहु और मंगल ये दोनों वृश्चिक राशि में, मेष राशि में अथवा किसी भी गर्म राशि में बैठे हों, पित्त कारक राशि में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति की जलने से मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती। समझ रहे हैं आप लोग? अभी सूत्र मत लिखिएगा, अभी बस समझिएगा, सूत्र तो मैं लिखवा दूंगा बाद में। वहीं अगर किसी व्यक्ति के अष्टम स्थान में शनि हो और वात कारक राशि में बैठा हो और खराब होकर के बैठा हो, ऐसे व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु आठवें भाव से कैसे देखते हैं। और क्या देखते हैं, व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा ऑल ओवर। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे सुस्त रहते हैं, थकान में रहते हैं हर समय। कुछ लोग देखे होंगे बड़े एनर्जेटिक रहते हैं। कुछ लोग देखे होंगे उन्हें कोई बीमारी तो लगातार बनी ही रहती है जीवन में। ठीक है, तो और एक और चीज़, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, पोल्यूशन से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, किसी स्मेल से एलर्जी है। तो ये जो लंबे तौर पर जो ये समस्या शरीर के साथ बनी रहती है वो भी हम अष्टम स्थान से देखते हैं। सेकंड क्या देखेंगे, दुख। व्यक्ति अपने जीवन में कितना दुखी रहेगा ये आठवें स्थान से देखते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कितना दुखी रहेगा, कितना स्ट्रेस्ड रहेगा, कितना डिप्रेस्ड रहेगा, ये हम किससे देखते हैं, आठवें स्थान से देखते हैं। अब आपको याद आ रहा है मेरा पहला वाला सूत्र 6, 8, 12 वाला, क्यों ग्रह खराब हो जाते हैं, यहाँ बैठ के भी खराब हो जाते हैं, यहाँ के मालिक होके भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये भाव ही ऐसे हैं, ये नेगेटिविटी के भाव हैं। ये आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ बिना नेगेटिविटी और बिना पॉजिटिविटी के बैलेंस के बन ही नहीं सकती, लाइफ का हिस्सा है। लेकिन ये 3 घर बैलेंस करते हैं लाइफ को। दुखी नहीं होगा जीवन में तो सुख का मूल्य क्या रहेगा बताइए। भैया आपको भूख ना लगे, आपको भूख लगनी बंद हो जाए तो खाने की जो भोजन का स्वाद है उसकी महत्ता क्या रहेगी। भूख है तो भोजन का स्वाद है, ठीक है। आप थके हुए हैं तो नींद का आनंद है, आप थक ही नहीं रहे हैं तो क्या नींद लेंगे। तो इस तरह से ये अष्टम स्थान जो है वो आपकी आयु बताता है, आपका दुख बताता है, और क्या बताता है, आपकी आर्थिक स्थिति बताता है। अब आपके मन में आएगा भाई ये कैसे हुआ, आर्थिक स्थिति कैसे बता रहा है। तो आर्थिक स्थिति कैसे बताता है कि जो 2 घर एक दूसरे को देखते हैं ना, कुंडली में जो भी 2 घर एक दूसरे को देखते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं, वो दोनों घर एक दूसरे पर प्रभाव रखते हैं। तो 8वां और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है।
वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बताऊंगा। सप्तम दृष्टि जो है वो 8वें की दूसरे पे पड़ती है, दूसरे की 8वें पे पड़ती है, या अभी समझ लीजिए, आसान है। आपको सीरियल तो पता चल गया ना कैसे घूम के जा रहे हैं हम, ठीक है। 8वें स्थान से 7 घर काउंट करो, 8वें को इंक्लूड करके करिए। 8, 9, 10, 11 ऐसे करके करिए। तो 7th हाउस कौन सा बैठ रहा है 8वें से? दूसरा है, ठीक है। दूसरे से करिए वापस से 7वां, मतलब वहां से 7th करिए, ठीक है। अब ये समझ लीजिए जो 7 नंबर है ना ज्योतिष की दुनिया में, इसे हम बोलते हैं पूर्ण दृष्टि। वैसे ग्रहों पे अप्लाई होती है, लेकिन ग्रह भी भावों में ही बैठ करके देखेंगे ना, भाई ग्रह भावों से बाहर जाकर के तो देखेंगे नहीं। तो सिंपल सा नियम है कि जो भाव अपने से 7वां भाव जो है उसका, मतलब वहां से 7वां, वो दोनों लगभग सिमिलर नेचर को कैरी करते हैं। अगर दूसरा भाव आपका पैसों के बारे में बता रहा है, आर्थिक स्थिति के बारे में बता रहा है, तो 8वां भी बताएगा। अगर 8वां आपकी रोगों के बारे में, दुख के बारे में बता रहा है, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दूसरा भाव भी मारक है, ठीक है, वो भी बताता है। तो उसमें नहीं जाएंगे अभी, मोटा मोटा समझिएगा। क्या समझे कि 8वां स्थान आपकी आर्थिक स्थिति भी बताता है। मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से बताता है। इसके बाद ये बताता है आपके मानसिक क्लेश, मानसिक दुख, फिजिकल जो दुख है आपके वो 6ठा बताएगा, जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो 8वां बताएगा। तो 8वां स्थान यदि किसी का खराब हो जाए तो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है, ओके। इसके बाद और क्या है? जननांगों के विकार, गुप्त रोग, क्योंकि वो 7वें ने भी बताए थे, 6, 7, 8, क्योंकि ये उसे ही पार्ट को बताते हैं। और अचानक आने वाले संकट, सरप्राइज ट्रेजेडी, सरप्राइज प्रॉब्लम्स। गाड़ी से जा रहे थे, पीछे से किसी ने मार दी, है ना। घर में कोई सामान इधर से उधर खिसका रहे थे, वो गिर गया, टूट गया। ये क्या है? अचानक आने वाले दुख। सीढ़ी से उतर रहे थे, पैर मुड़ गया, पैर की हड्डी टूट गई, है ना। खड़ी खड़ी बाइक गिर गई, छत पे से पैर फिसल गया, सीढ़ी से पैर फिसल गया। तो ये सारे बढ़िया कुर्ता कलफ वाला चकाचक पहन के घर से निकले थे, बैठे थे, किसी ने पैर रख दिया, उठे वो कुर्ता फट गया। तो ये सारे क्या हैं? ये सरप्राइज वाले दुख हैं, अचानक आने वाले कष्ट हैं। तो ये सारे कष्ट कौन बताता है? ये कष्ट बताता है 8वां भाव। अब इन सारी चीज़ों में मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी ऐसा लगा हो कि जो आपको अप्रत्याशित हो या लुभा रहा हो, या आपको लग रहा हो कि हमने जो बात कही थी कि भाई इतना बढ़िया भाव है ना, फेवरेट भाव है, फेवरेट जैसा तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक चीज़ है फेवरेट जैसी। अब ये हमने भाव पढ़ लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर भाव कंप्लीट हो गए हमारे आज के। अब हम और इसके अलावा बात करते हैं। आज के हमारे 4 भाव कंप्लीट हो गए, 4 हमने कल किए थे, 4 हमने आज किए। कल हमारे भाव कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं 8वें के बारे में ज़रा सी बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आज भी हम 7, 8, 10 मिनट पहले कक्षा को पूर्ण कर लेंगे। 8वें भाव में एक सबसे अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ ज्योतिष में 2 विभाग हैं। एक विभाग का नाम है पाराशरी, ठीक है, एक विभाग का नाम है पाराशरी, जो महर्षि पाराशर से शुरू हुआ, महर्षि पराशर जिसके जनक है। और दूसरा विभाग है जातक, जिसके जनक है वराहमिहिर। दोनों के 2 बड़े ग्रंथ हैं। एक है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, जिसके प्रवर्तक है महर्षि पाराशर, और दूसरा ग्रंथ है बृहद जातक, जिसके प्रवर्तक है वराहमिहिर। दोनों अपने समय के ज्योतिष के सूर्य थे। दोनों ने ज्योतिष की दुनिया में आज जो भी कुछ है उसमें 90% योगदान इन 2 तपस्वियों का है, ठीक है।
तो जातक जो शाखा है, उस शाखा में एक सूत्र है, उस शाखा में एक नियम है। वो नियम ये कहता है कि जो अष्टम भाव है वो अंधा कुआं है। ठीक है, अंधा कुआं कैसा है? बोले कि जो कुंडली के 11 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, जो टोटल 11 हाउसेस हैं, इनकी लिमिट्स हैं, इनकी सीमाएं हैं। भाई तीसरा भाव ये बता देगा कि ये मिलेगा, लेकिन ये भी बता देगा इतना मिलेगा बस। आप कितने ही हाथ पैर मार लो, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। इसी तरह चतुर्थ भाव अगर आप देखो तो बता देगा इतना वाहन है, इतने मकान मिल जाएंगे, इतनी ज़मीन मिल जाएगी, इतना ये मिल जाएगा। लिमिट है। कहे कि एक ही भाव ऐसा है कुंडली में जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। एक ग्रह ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके भी बारे में बात करेंगे जब ग्रहों की बात करेंगे। एक ग्रह ऐसा है कुछ भी दे सकता है, एक भाव ऐसा है कुछ भी दे सकता है, वो है अष्टम भाव। अष्टम भाव में आप हाथ डालो, क्या निकल के आ जाएगा कुछ नहीं पता, इतना गूढ़ भाव है। और यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके, सूर्य और चंद्रमा तो प्रकाश के देवता हैं, उन्हें छोड़ करके बाकी सारे ग्रह इस भाव में जाकर के डूब जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। इस भाव में जो ग्रह बैठता है, ये भाव उसे अपने अंदर समा लेता है। केवल सूर्य और चंद्रमा को इसका दोष नहीं लगता। और यही कारण है कि यदि आपने, अच्छा आप निकालोगे कैसे अष्टम भाव से? ये तो पता चल गया कि अष्टम भाव में लिमिटलेस है, लेकिन निकलेगा कैसे? यदि आप अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम भाव की दशा में आप देवता की आराधना करो, अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम भाव की दशा, इन तीनों को पकड़ लीजिए, उसमें देवता की आराधना करिए और जो आपका मन करे वो मांगिए, जो आपका मन करे वो मांगिए। मैं लिख के देता हूं कि अष्टम भाव आपको वो देने की सामर्थ्य रखता है। और क्या देता है अष्टम भाव? आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। मैं लूंगा अनुराधा जी आपका प्रश्न, मैं अपनी बात को बस कंप्लीट कर लूँगा 1 मिनट में। ऐसे लोग आपने देखा होंगे जिनके पास कुछ नहीं होता, एक झोपड़ी में बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज के पास क्या है? भाई ना तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ के मालिक हैं, ना ही वो किसी ऐसे परिवार से आते हैं कि वो सिल्वर या गोल्ड स्पून है, ना ही उनके पास कोई ऐसा है कि उनके मान लीजिए जमीनें हैं, मकान हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन से, कुछ नहीं है। उनको जो मिला है ना, वो अष्टम भाव ने दिया है। अलौकिक शक्तियों का प्रदाता है, ऐसी वस्तु दे देता है, ऐसा ज्ञान दे देता है, ऐसी आभा दे देता है आपके जीवन में कि लोगों को भी नहीं पता चलता कि वो आपके आसपास क्यों मंडरा रहे हैं। अब केंद्र बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं। तो अष्टम भाव के बारे में हम खूब बात करेंगे आगे चल के, जब हम लोग ग्रहों की बात करेंगे, राशियों की बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाकी भाव, सब भावों की अपनी अपनी एक महत्ता है, सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है, और अष्टम का भी अपना एक कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता है। आप उसे रोमांटिसिज्म में मत जाइएगा, लेकिन मैंने आपको जस्ट एक चीज़ बताई ताकि आप भावों की गूढ़ता को समझें, आप समझें कि भाव काम कैसे करते हैं। तो अनुराधा जी आपका प्रश्न लेते हैं, उसके बाद कक्षा को समाप्त करते हैं। ओके, आप प्रश्न पूरा कर लीजिए, हाँ फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। यदि आप अष्टम भाव से संबंधित चीज़ें लेना चाहते हैं,
अगर आपका मन है कि आप अष्टम, जैसे अष्टम भाव देता है अलौकिक शक्तियाँ देता है, रहस्यमय विद्याएँ देता है, अचानक के लाभ देता है, यदि आप ये सब चीज़ें लेना चाहते हो तो अष्टमेश की साधना करें। अगर आप अपनी लाइफ में ओवरऑल प्रगति करना चाहते हैं, है ना, मतलब पूरे तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा चाहते हैं, तो आप अपने इष्ट की साधना करें। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट हैं, मुझे लगता है कि दोनों एक होने चाहिए। इष्ट दो नहीं हो सकते, है ना। इष्ट शब्द का अर्थ ही होता है कि जो सबसे प्रिय हो, ठीक है। तो इष्ट एक ही होना चाहिए, आप उसे मिला लीजिए दोनों को, है ना। जैसे हरिहर हो जाते हैं ना, शिव विष्णु हरिहर हो जाते हैं, दोनों की साधना कर लो, ठीक है। लेकिन एक ही होना चाहिए, प्रयास करें कि एक हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में ओवरऑल प्रगति करना चाहते हो तो इष्ट साधना करें। अगर आप अष्टम भाव से संबंधित कुछ चाहते हैं तो अष्टमेश की साधना करें। ये हम लोग साधना वाला जब चैप्टर आएगा, जब उससे पढ़ेंगे तो समझाएंगे साधना कैसे होती है, क्या होती है। लेकिन आज भी आपके लिए एक और सूचना है कि आज भी आप रटेंगे नहीं, आज भी आप याद नहीं करेंगे कुछ भी। बस इतना निवेदन मेरा रहेगा कि आप लोग, जब हम आते हैं पढ़ने के लिए, जब क्लास शुरू होती है उससे 1 घंटा पहले आप अपना ई बुक खोलिए, उसके अंदर ये 12 के 12 भाव हैं जो आप पढ़ चुके, एक बार उन्हें पढ़ लीजिए। जो पढ़ने वाले हैं एक बार उन पर नज़र मार लीजिए। कल के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।